प्यारे साथियों, हम सब देखते हैं कि हमारा जो भी लोग जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जीके जीएस पेपर। सेंट्रल का, बिहार का हो या सेंट्रल का हो, हर फील्ड में इसका 25% योगदान होता है। आज वही हम जीके स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस का पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले हम एक लुसेंट से बिहार एसएससी और एसएससी सीजीएल वाले, इन दोनों को ध्यान, सीजीएल सेंट्रल वाला, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हम जीके स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट से, जो कि सबके पास होता है और बहुत ही चर्चित बुक है। बहुत ही इससे मतलब बहुत एग्जाम के लिए ये बुक प्रीफर किया जाता है। उसी बुक को हम सेलेक्ट किए हैं, उसी बुक से अभी स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी, भारतीय संविधान। सब लोग देखेंगे आगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई, 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शिकंजा कसा। 1757 की प्लासी की लड़ाई, प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757। और बक्सर का युद्ध 1764। इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। अब हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट पारित किए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व संवैधानिक महत्व में है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अर्थात इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, मतलब जनरल इसमें जोड़ दिया गया, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया? इसके अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनने वाले प्रथम गवर्नर का नाम किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। और अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 का जो कमी उस एक्ट में जो रह गया था उसको सुधारने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार
प्राधिकार प्रदान कर दिया गया। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1774 ईस्वी में। कब आया? 1774। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD व्यापारिक मामलों में, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC राजनीतिक मामलों के लिए। इसमें बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1774 ईस्वी में। इसके द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। दोहरे प्रशासन में क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए नियुक्त हुआ? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1873 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। देखिए, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश देखेंगे आगे, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। 1813 ईस्वी में ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, इसका मुख्य विशेषता क्या था? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, कौन सदस्य? विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के द्वारा कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग के नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा जाने लगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम। आगे देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ।
8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सांसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BOD) तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर (BOC) को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश सांसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्योरों के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यहाँ बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, भारत के बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल किया गया था। यहाँ 1858 का भारत शासन अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा, गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय रहे। अंतिम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल का पद इसके बाद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद के स्थान पे वायसराय कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक। आगे हम आज के लिए इतना ही देखते हैं, कल फिर आगे दूसरा वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।